क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 26 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज हमारे जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव क्या है? जो 3D प्रिंटिंग होती है, ठीक है ना। 3D प्रिंटिंग में क्या है, कोई भी आप जो है स्कल्पचर या कोई भी चीज़ें बना सकते हो, तो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो एडिटिव कहलाता है। ठीक, सिंपल चीज़ है। और इसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्ट्रेटजी बनाई गई है। कौन से मंत्रालय संबंधित है? वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी संबंधित है। और ये अभी रिलीज़ किया गया 24 फरवरी को। ठीक, इसमें एम यही है कि भारत को ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में 5% का, अगले 3 सालों में 5% जो ग्लोबली एडिटिव मैन्युफैक्चर है उसमें से भारत की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% होना चाहिए। और उनकी होप ये है, उम्मीद ये है कि $1 बिलियन का जो है जीडीपी में हमारे इजाफा करेगा। हमारे मतलब हमारे भारत की जीडीपी में 2025 तक इनका एम ये है कि 50 इंडिया स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो है फॉर मटेरियल, मशीन, सॉफ्टवेयर, 3D प्रिंटिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। 100 नए स्टार्टअप हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 500 नए प्रोडक्ट बनाएं। ठीक, काफ़ी बड़ा स्कोप है इसमें। और माइटी ये भी होप करता है कि इससे कई सारे नए स्टार्टअप आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। 1 लाख तक कम से कम जो है नई स्किल्ड वर्कर्स बनेंगे अगले 3 सालों में। ठीक, एडिटिव जो है मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग स्पेस में मदद करता है, जैसे कि बताया। और ज़्यादातर जो हमारा फोकस रहेगा वो डिफेंस और पब्लिक सेक्टर के लिए रहेगा कि हम कुछ चीज़ें बना सकें। पिस्टल और ये सब भी बना सकते हो, आर्म्स और जो है इससे भी मैन्युफैक्चर हो सकता है। 3D बस आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए। ठीक, ये एपेक्स बॉडी है नेशनल स्ट्रेटजी और इस मैटर पे जो कि इस्टेब्लिश की जाएगी और जो है इस मशीन को लीड करेगी। ये देखो, ये 3D प्रिंटिंग मशीन आपको यहाँ पे दिखलाई गई है। अब और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, सतत शहरों का भारत का कार्यक्रम है। अब कौन कौन सी संस्थाएं जो है इससे जुड़ी हुई हैं, फिर उसके बाद क्या फोकस एरिया है, कौन से लाभार्थी हैं या फिर जो है बेनिफिशियरीज हैं, क्या भारत का इसमें टारगेट है, ये सारी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं। पीछे कोई अगर कॉन्सेप्ट है तो उसको आपको समझना चाहिए। सतत यानी कि सस्टेनेबल या सांधरणीय, तो ये मतलब होता है कि हम आज जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग प्रेजेंट जो नीड है उसके हिसाब से करें, और ताकि उसका जो है इस तरीके से पतन ना हो रिसोर्सेज का कि आने वाली जनरेशन के पास कुछ बचे ही ना। ठीक, तो ये सस्टेनेबल हो गए। सिटीज़ में भाई साहब जो है हमें ये काम करना है, इंडिया के लिए प्रोग्राम है। कौन कौन सी संस्थाएं इसमें जो है काम कर रही हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, किसके साथ में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है वो शहरों की प्लानिंग की प्रमुख जो है बॉडी है। इन दोनों के बीच में, दोनों संस्थाओं के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये जॉइंटली ये जो है डिजाइन करेंगे कोलैबोरेट करके सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई भाई। अब जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको अवधारणा समझा दी, अब इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या है कि हम सिटीज़ को इस तरीके से बनाना है कि डीकार्बनाइज करें, मतलब कि हम जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो कम हो। ठीक है ना, सिस्टमैटिक वे में यानी कि प्रणालीगत हम उसको करते हैं, और सस्टेनेबल वे में इससे उत्सर्जन कम करना है, रिड्यूस करना है, और रेजिलियंट और इक्विटेबल अर्बन इकोसिस्टम बनाना है। रेजिलियंट यानी कि लचीला, यानी कि अगर मान लो जो है क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तब भी हमारी जो मतलब शहर हैं वो जो है बचे रहें, अनुकूल अपने आप को बना लें, अडाप्ट कर जाएं और जो है बचे रहें, मतलब ठीक, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, लचीला हो गए, ठीक, रेजिलियंट हो गया, और इक्विटेबल ही अर्बन इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी सबके लिए जो है समानता इसमें न्याय संगत तरीके से होनी चाहिए। फोरम आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और NIUA जो है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सिटी स्प्रिंट प्रोसेस है, ठीक, और टूल बॉक्स ऑफ सोल्यूशन है। इन दोनों का उपयोग करेगा डीकार्बनाइजेशन करने के लिए अगले 5 से 7 जो है इंडियन सिटीज़ में 2 सालों में। ठीक,
अब इसमें देखो सिटी स्प्रिंट प्रोसेस, ये एक सीरीज ऑफ मल्टी सेक्टोरल यानी कि बहु क्षेत्रीय और मल्टी स्टेक होल्डर यानी कि बहु हितधारकों की एक वर्कशॉप होती है जिसमें कि बिजनेस, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी के लीडर्स आते हैं और बातचीत करके बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हुए डीकार्बनाइजेशन की तरफ, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, सर्कुलरिटी, वो जो 3R वाला प्रिंसिपल है ना, कमेंट करके बताइए क्या बताया मैंने, कई बार बताया 3R कौन कौन से होते हैं, इसकी तरफ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे एक सूचकांक की बात होगी, ठीक, वो क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। ये कौन निकालता है भाई, विश्व आर्थिक मंच निकालता है, ठीक। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेंगे, मान लिया वहां से आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो वो कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। उसने यहाँ पर ये बताया है कि डेंसली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वो हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, जैसे कि भारत, और ये बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हैं, ठीक, खतरे में है क्लाइमेट की जो है इनसिक्योरिटी से, ठीक। तो मतलब जनघनत्व ज़्यादा है जैसे कि भारत में, और जो एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर को भाई खतरा है कार्बन, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। डीकार्बनाइजेशन अगर हम सिटीज़ में करते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रख पाएंगे, और इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है इस गोल को अचीव करने के लिए, जो कि हमारा पेरिस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था COP21 उसमें हम लोग ने माना भी है, ठीक, पूरे दुनिया ने माना है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेट जीरो कार्बन सिटीज़ मिशन जो है, नेट जीरो कार्बन सिटीज़ मतलब नेट जीरो, मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतना ही हम लोग कार्बन को जो है स्क्वीज़ कर रहे हैं, उसको जो है सिंक बना रहे हैं, तो उसकी वजह से कार्बन बैलेंस हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नेट जीरो कार्बन सिटीज़ मिशन है, ठीक, ये भी पूछा सकता है नेट जीरो कार्बन सिटी मिशन किसका है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है। ऊपर हम लोगों ने देखा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है। तो ये क्रिएट करेगी एक ऐसा एनवायरनमेंट की क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन, सर्कुलरिटी आए, और इससे जो है अर्बन डीकार्बनाइजेशन हो, रेजिलियंस बढ़ेगा, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये 1976 बनाया गया था, भारत की लीडिंग नेशनल थिंक टैंक है ऑन अर्बन प्लानिंग। वैसे हम लोग जो है नेशनल थिंक टैंक किसको मानते हैं आजकल, नीति आयोग को, ठीक। ये अर्बन प्लानिंग के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आएंगे। वायरलेस चार्जिंग, ठीक, साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें मैं उतनी ही बताऊंगा यहाँ पर। वायरलेस चार्जिंग, कई सारे जो है फ़ोन अब नए ऐसे आ गए हैं जिसमें आप जो है तार बिना लगाए, उनका एक डिवाइस होती है उस पर आप रख दीजिए, उनसे कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा अलाइन करके, तो उसमें तार बिना लगाए ही चार्जिंग हो जाती है। ये इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंडक्शन यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ होता है। तो और इसके लिए इंडक्शन, मैग्नेटिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रो की बात हो रही है, इंडक्शन की बात हो रही है। तो अब इसमें क्या है कि कॉपर की कॉइल लगानी पड़ती है। कौन सा मटेरियल है, कॉपर, यही पूछेगा वहाँ पर कि बताइए टिन होता है या फिर जो आयरन होता है, कॉपर होता है, ब्रॉन्ज होता है, तो कॉपर होता है, कॉपर की कॉइल बनाई जाती है, ठीक, कॉइल ऐसे ऐसे करके होती है। ये आपकी फ़ोन में भी होनी चाहिए और जो डिवाइस बनाई गई वायरलेस चार्जिंग की, चार्जर की, उसमें भी होनी चाहिए। इन दोनों को अलाइन कर दोगे जब, तो क्या है कि दोनों में जो है मैग्नेटिक जो है इंडक्शन बनता है और इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें फ्लो होने लगता है, दोनों के बीच में चार्जिंग होने लगती है, ठीक। तो अभी यही चीज़ बताई जा रही है कि भाई साहब लेकिन इसमें खामी क्या है, खामी ये है कि आपको अलाइन करना पड़ता है, एक दूसरे से जोड़ के रखना पड़ता है, ठीक। लेकिन अब इसके एक स्टेप आगे जाने वाले हम लोग यूज़ करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी का, जिसकी वजह से अब जो लिमिटेशन है कि आपको जोड़ के रखना पड़ता है चार्जर और मोबाइल, वो नहीं करना पड़ेगा। कुछ दूरी पे भी, मान लीजिए अब रूम में आपका जो है ये वाला वायरलेस चार्जर चल रहा है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जा रहा है, और आपके जो है मोबाइल में भी वो क्षमता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करने की, तो आप बस रूम में पहुँचो, ठीक, या फिर उसकी रेंज में पहुँचो और मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो ये होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है। कॉपर की कॉइल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, अलाइनमेंट करना पड़ता है, यही सारी चीज़ें बस इसमें जाने की ज़रूरत है। और इस लिमिटेशन को RF चार्जिंग के थ्रू, बेस चार्जिंग के थ्रू जो है हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे निकट वर्ष में ज़रूर इसको हम लोग पालेंगे इस टारगेट को। और नेक्स्ट टॉपिक ऑन जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ गवर्नेंस। समझिए देखिए कॉर्बेवैक्स, ठीक, कॉर्बेवैक्स जो है
इसको जो है अभी ऑथराइजेशन मिल गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें ये लगाया जाएगा। ये कोविड-19 से बचने की वैक्सीन है। इसमें ये भारत में बनी है, इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने, ठीक, कॉर्बेवैक्स नाम है इसका। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कोविड-19 से बचने की वो है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। बस इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखना, ठीक। इसमें और क्या है कि भाई 2 डोज इसमें लगेंगी, मसल में आपको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको रखना पड़ता है, इसको मतलब टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है। अभी छत्तीसगढ़ का जो एनालिसिस मैंने किया था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसमें उन्होंने अंत क्या पूछ लिया था। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है जो आते हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड आते हैं, आप कितना सचेत हैं, डिलीजेंट हैं, विजिलेंट हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने अंत क्या क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि जो डोज दी जाती है तो हर डोज कितने ml की होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोगों ने डोजें लगवा ली होंगी, तो आपने कभी ये सोचा? एक जागरूक व्यक्ति, एक जो है प्रशासनिक अधिकारी तरीके से आपको सोचना चाहिए, तभी वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे, ठीक। ये किसी बुक में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में होता है कि वो लोग उसमें घुस के अगर मान लीजिए किसी एग्जामिनर ने बनाते समय क्वेश्चन वो वैक्सीन लगवाई होगी तो उसने पूछा होगा भाई कितने ml का लगता है, तो यही क्वेश्चन बना के दूंगा, बच्चों की हिल जाएगी, ये सोच के वो लोग बनाते हैं, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखिए और इसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ जो जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक वही रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन स्पाइक प्रोटीन को जो होता है उस ऑन द वायरल सरफेस, उससे जो है इसको ख़त्म करता है। उसमें CpG 118 और एलम होता है। एलम क्या होता है आपका? फिटकरी, ठीक, बस। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत जो है लॉन्च हुआ था, जो कि आपका आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, 3.2। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च हुआ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है बाईरैक, ठीक है ना, और ये कमिटेड है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। ये सेकेंड वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स, जिसको कि जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है ग्रुप 12 से 18 साल के बीच में। पहले कौन सी थी कमेंट करके बताइए? सिर्फ एक ही थी इससे पहले, क्योंकि ये दूसरी है। खैर, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 2। हेल्थ इश्यूज से संबंधित बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन ही पूरा बहुत ही खतरनाक है, बहुत अच्छा। देखिए, HIV ह्यूमन, आपने इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम जरूर सुना होगा, जिससे कि एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। ये अभी एक US की महिला है और ये तीसरा व्यक्ति है, पर्सन है पूरे दुनिया में, और पहली महिला है जिसको कि HIV से क्योर कर दिया गया है। भाई साहब, अब HIV एड्स जो है ये अनक्योरेबल डिजीज़ नहीं है। 3 लोग हो चुके हैं और पहली महिला भी अभी US में हो चुकी है, ठीक। और ये विमन को जो है 2017 में ल्यूकेमिया हो गया था, कैंसर का नाम है, और इनको अभी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए जो है इनको कैंसर इससे HIV से मुक्त करा लिया गया है, ठीक। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया गया डोनर से, ऐसे डोनर से जो कि HIV से प्राकृतिक रूप से रेजिस्टेंट था, मतलब उसको जो है प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ऐसी थी कि वो HIV उसको नहीं हो रहा था, तो उसी के स्टेम सेल के थ्रू जो है इस वीमन को ट्रीट किया गया और वो जो है अब सही हो गई है, ठीक। स्टेम सेल क्या होते हैं भाई साहब? स्टेम सेल वो सेल होते हैं जिससे कि आप शरीर के किसी भी सेल में उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। प्लूरीपोटेंट करके जो है ये एक जापान के साइंटिस्ट थे, उसके लिए इनको स्टेम सेल के थ्रू मतलब एक बनाने के लिए अपने जो हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा होगा कि एम्ब्रियो से और प्लेसेंटा के बीच में एक नाली, वो नाभि वाली एक नाली होती है, ठीक। तो उसमें स्टेम सेल होते हैं, तभी लोग कहते हैं कि भैया इसको स्टोर कर लो। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई इस तरीके की इशू होता है, कोई ऑर्गन प्रॉब्लम या कुछ, तो स्टेम सेल के जरिए आप किसी भी तरीके के सेल बना सकते हो, क्योंकि स्टेम सेल एक तरीके से जड़ है। हर किसी जो आपके शरीर में जो पूरा सेल से ही, कोशिकाओं से तो भरा हुआ हमारा शरीर, तो वो अलग अलग जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से कोशिका जो है बन जाती हैं, स्टेम सेल से ही लेके बनती है। तो एक तरह की जड़ है ये, और जो है इससे किसी तरह प्रकार का आपके पास जो है सेल बनाया जा सकता है। तो उसी का जो उपयोग यहाँ पे किया गया है। अच्छा, HIV के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये HIV क्या होता है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको अटैक करता है। अटैक कैसे करता है? जो CD4 होता है उसको डिस्ट्रॉय करके, ठीक। इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो इन्फेक्शन हमारे जो है ज़्यादा होने लगता है, ठीक। HIV वायरस हमारी प्रतिरोधक क्षमता को इतना कमज़ोर बना देता है कि हमारे पास कुछ भी लड़ने की ताकत हमारे शरीर के पास बचती नहीं है।
अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है ये होते हैं स्टेम सेल, इसके जरिए किया गया है। अम्बिलिकल वेन या फिर कॉर्ड वो चीज़ होती है जिसके जरिए ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जाता है फ्रॉम प्लेसेंटा टू बच्चे के अंदर, ठीक, एम्ब्रियो में। तो ये चीज़ें हैं। तो और इसमें सिग्निफिकेंट क्यों है ये पहला, अच्छा ये जरूरी है यहाँ जानना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट के जरिए सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया HIV पेशेंट के अंतर्गत। और दूसरी चीज़ ये है कि ये महिला जो थी ये मिडिल एज की मिक्स्ड रेस महिला थी, मतलब कि ये कॉकेशियन डेसेंट की नहीं थी, ठीक है ना, गोरे वाली नहीं थी, मिक्स उसकी थी। तो अब इससे ये एक चीज़ पता चलता है कि हाँ कोई भी मतलब HIV से है त्रस्त तो उसका इलाज किया जा सकता है, यानी टेक्निक लग जाएगी, ठीक। गोरा काला ये सब वैसे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, बस खाली इसमें बताया गया है, ठीक, क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर तो सारी चीज़ें हैं और उसमें जो है स्टेम सेल का उपयोग अब सारे उस पर जेनेटिक पे काम कर रहा है, ये चीज़ का प्रमाण है ये। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जिसमें मान लीजिए किसी ने कुछ जो है ऐसी टिप्पणी कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट कर दिया, तो आप अगर ग्रुप में हो और एडमिन हो, ठीक, तो अभी तक ये कहा जाता था कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी में हो और उसके आप एडमिन हो, अगर आपके ग्रुप में कोई मेंबर जो है उल्टी सीधी हरकतें करता है, देश विरोधी बातें करता है, कोई ऑब्जेक्शनेबल कुछ पॉन वॉन भेज देता है, तो आप जिम्मेदार होगे, एडमिन भी जिम्मेदार होगा। लेकिन अभी ये जो लाइबिलिटी है ये इसको बोलते हैं प्रतिपक्षी देयता या फिर कर्तव्य, विकैरियस लाइबिलिटी। इससे संबंधित एक केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब कोई अगर एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक, तो वो लाइबल नहीं है कि कोई और जो ऑब्जेक्शनल पोस्ट कर दे तो उसके लिए जो है उसके ऊपर जो है हम वो करें, उसको जो है उत्तरदायी माने, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम जो कोर्ट है उसने एग्जामिन किया, एक पिटिशनर आके बोला कि जो है विकैरियस जो लाइबिलिटी है वो एडमिन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक, लेकिन ऐसा उन्होंने मना कर दिया है। विकैरियस लाइबिलिटी प्रतिपक्षी दायित्व तो होता क्या है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे, ग्रुप है और उसमें ग्रुप में मान लीजिए कोई किसी और ने अनलॉफुल एक्शन कर दिया किसी थर्ड पार्टी ने, तो जो उस पार्टी जो तीसरा जो व्यक्ति है पहला, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसा नहीं है इस वाले केस में, ठीक। प्रतिपक्षी थर्ड पार्टी जो है तब ये हो सकता है, इस केस में तो नहीं, केरला हाईकोर्ट ने कहा ये तब हो सकता है जब जो थर्ड पार्टी है उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो फर्स्ट पार्टी का हो कुछ, ठीक, और उसी के दिशा निर्देशों पर ही जो है थर्ड पार्टी कुछ काम कर रही हो, तो जो एक्शन थर्ड पार्टी के होंगे, ठीक, उनकी जिम्मेदारी फिर फर्स्ट पार्टी के ऊपर आएगी, तब ये प्रतिपक्षी जो है दायित्व माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें हैं और इसको प्रूव करने के लिए भाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कौन उसमें है कि नहीं, या फिर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर के से संबंधित जो है थर्ड जो है उसके यहाँ कुछ काम करता है कोई थर्ड पर्सन, तो भैया एम्प्लॉयर की बात ही मानेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ज़्यादातर होता रहता है, एम्प्लॉयमेंट केसेस में होता है और सिविल लॉ में होता है, क्रिमिनल कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, रॉन्गफुली अगर कोई एक्ट डालता है तो। केरला का ये अच्छा एक एक्ट आया है जजमेंट, इसको जो है काफ़ी लोग इससे जो है एडमिन बच सकेंगे, और इसे व्हाट्सएप पे नहीं बाकियों में भी ये लागू हो सकेगा, टेलीग्राम और जगह। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, डरो नहीं, ठीक। अभी जो कंप्यूटिंग हम लोग करते हैं वो उसमें एल्गोरिथम जो लिखते हैं तो हर चीज़ में जो है उसमें बाइनरी मोड में होता है। बाइनरी मोड में क्या होता है, या तो 0 है या 1 है। तो एक तरीके की चीज़ है, जैसे आप कौन हैं तो उन्होंने बताया आपने मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक, तो 2 ऑप्शन हुए यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपने मेल किया तो फिर आगे के लिए फिर 2 ऑप्शन देगा, फिर जो है आपने कोई ऑप्शन दिया तो उसके आगे के लिए 2 ऑप्शन होगा, तो 0 और 1 पे चलता है बाइनरी जो कंप्यूटिंग होती है। लेकिन क्वांटम में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, इसको इनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना ये काफ़ी मुश्किल भी होता है, ठीक, और ये ज़्यादा डेटा भी कर सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे जो है 10 ऑप्शन हो गए, तो इसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग ही आगे का फ्यूचर है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ ये है कि अब भाई सिक्योर ज़्यादा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर वर्क कर रहा था, भाई साहब हमारे जो कम्युनिकेशन होते हैं कोई दुश्मन सुन ना ले, तो उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ज्वाइंट टीम बनाई DRDO के इंजीनियर साइंटिस्ट के साथ में और साथ ही साथ IIT दिल्ली के साथ में,
और उन्होंने सक्सेसफुली अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि क्वांटम की का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण जो है वो आसानी से कर पाए 100 किलोमीटर की दूरी पर अभी प्रयागराज और विंध्याचल में उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है, पहले ऐसा नहीं किया गया, और कमर्शियल ग्रेड जो ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है उसी पे ही दिखाया गया। टेक्नोलॉजी जो है सिक्योरिटी एजेंसी को कम्युनिकेशन में मदद करेगी, इंडिजिनियस जो है, ताकि मतलब चाइना वाले ना देख पाए भाई साहब हमारे क्या मैसेज क्या बात हो रही है। डिफेंस वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक प्राइमरीली एक मैकेनिज्म होता है सिक्योर कम्युनिकेशन का। इसकी जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो काफ़ी जो है सख्त होती है, काफ़ी उसको जो है डिकोड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सीक्रेट की होती है ये, और इसको चलिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। भाई इतना ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा और जानने की जरूरत नहीं। थोड़ी मैंने कॉन्सेप्ट बताई, उससे ज़्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है ओम्बड्समन ऐप फॉर मनरेगा। अब इसको ओम्बड्समन जो कौन होता है भाई, ओम्बड्स पर्सन कि जैसे लोकपाल है हमारा, शिकायत कोई करेगा तो उसकी जो है सुनवाई करेगा, और उस पर जो लोगों से पूछताछ करके भाई आगे जो है सही से कार्य चले, करप्शन ना हो, इन सब के लिए बात होगी। तो अब इसी तरीके का एक ओम्बड्स पर्सन ऐप मनरेगा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च कर दिया। सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, इसके अंतर्गत आपका ओम्बड्समैन पर्सन ऐप तो बढ़िया है। लोग अभी क्या है कि भाई साहब भौतिक रूप से जो है कंप्लेंट देते थे फिजिकल रूप में, अब जो है फिजिकल रूप में भी दे सकते हो, डिजिटली भी दे सकते हो, मास मीडिया के थ्रू भी दे सकते हो, ऑनलाइन आपके पास एक ऐप है भाई साहब, सीधे कंप्लेंट अपनी करो, ठीक, रिपोर्ट करो, उसकी वर्गीकरण भी रखेंगे, किस ग्रीवांसेस कैसे क्या है, शिकायत कहाँ की है, और फिर उसका जो है टाइम बाउंड मैनर में उसका जो है निवारण भी किया जाएगा। ठीक, क्विक डिस्पोजल होगा और अवार्ड भी जल्दी दिए जाएंगे। ये ओम्बड्स पर्सन को जो है स्ट्रेंथन करेगा कि उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसको और अच्छे से एफिशिएंटली, दक्षतापूर्ण, गुणवत्तावर्धक कर सकेगा। आपको पता है कि मनरेगा में सोशल ऑडिट भी होती है, मैंने कई बार बताया है, कमेंट करके बताइए क्या चीज़ें हैं। अच्छा, मनरेगा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो लोग काम करते हैं उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा दिया जाता है, लेकिन अभी भी करप्शन होता है। क्यों? अकाउंट में पैसा चला गया, लेकिन उसका एटीएम कार्ड या फिर जो है वो सब प्रधान के हाथ में होते हैं। प्रधान जो है, आपने भी देखा होगा, प्रधान के पास में गड्डी होती है एटीएम कार्ड की, और उसी पे लिखा होता है पीछे पिन कोड। ठीक, जब भी पैसा आता है वो जाता है और जो है एक बंदे को लगा के जो है पूरे पैसे निकाल लेता है, और उस पैसे से अपना शेयर काट के फिर जो है लोगों को देता है। ये करप्शन चल रहा है, इस पे काम जो है होना चाहिए। तो ये इस तरीके की शिकायत वाला ऐप आता है तो भाई साहब अच्छी बात है, लोग जो है थोड़ा, जो लोग हैं प्रधान वो भी डरेंगे भी। ठीक, तो देखिए ज़मीनी रूप पे जो क्या हो रहा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। किताबी कीड़े बनने से जो है आप जो है ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा ताकि आप लोग को इस ऐप के आने से इमीडिएट क्या बेनिफिट हो सकता है वो पता चले। ठीक, समझ में आया। और नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्लॉटवेयर एप्स। ठीक, देखो कई सारी एप्स जो होती हैं मोबाइल में, एप्लीकेशंस, वो ऐसी होती हैं जिनका कोई उपयोग आप करते नहीं हो। ठीक, वो जो है आप जैसे कई सारे Xiaomi के फ़ोन आप लो, या फिर और भी कोई हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं, बड़े अजीब अजीब से होते हैं भाई साहब, जैसे कि मौज। ठीक, नाम भी बता दे रहा हूँ, मौज हो गई, डेली हंट, उल्टे सीधे भी ऐप होते हैं, वो प्री इंस्टॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या और भी कोई कंपनी, उसको तो भाई पैसे मिल रहे हैं इन ऐप वालों से, तो वो डाल देंगे। और ये ऐप जो है कई बार आपको दिखती भी नहीं, बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, आपकी बैटरी की लाइफ खाती रहेंगी, आपकी बैटरी का जो आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रही तो रैम तो कुछ खा रहा होगा ना, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी खराब करता है, लैग होके चलता है मोबाइल। तो ऐसे ऐप्स को ब्लॉटवेयर ऐप्स बोलते हैं। ठीक, इनका क्रिटिसिज्म हुआ, डिवाइस में स्टोरेज भी खाते हैं भाई साहब अननेसेसरली। ठीक, इनको पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लॉटवेयर ऐप्स। अब मैंने इसको इसलिए बताया है आपको ब्लॉटवेयर ऐप्स, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कि भाई ये ब्लॉटवेयर ऐप्स क्या होते हैं। ठीक, तो आप लोग को आसानी से आप इसको बता सकते हो, कुछ का नाम भी आप बता सकते हो चाहो तो। ठीक, डिवाइस की परफॉर्मेंस को ख़राब करता है
और उनको मनी मिलता है इसलिए वो लोग डालते रहते हैं। बैकग्राउंड में हिडन भी रहते हैं, लोकेट करना भी मुश्किल है, और वो चलते भी रहेंगे, आपके बैटरी लाइफ, मेमोरी, स्टोरेज ये सब खाते रहेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉटवेयर ऐप्स होते हैं। 3 कॉमन टाइप के यहाँ पर जो है वर्गीकरण किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है। एक तो यूटिलिटीज़ वाले हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वहीं आते हैं, थर्ड पार्टी डेवलपर्स की तरफ से आते हैं, प्री लोडेड होते हैं डिवाइस में, पहले से होते हैं, ठीक। और ये ऑफर करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आपके जो है डिवाइस में। मान लीजिए आपने लिया, फिर उसमें आपको मान लीजिए कोई तमिल भाषा या अरेबिक भाषा या जो भी भाषा है, तो अलग से उन्होंने दे दिया कि यूटिलिटी बेस्ड है, लेकिन जो है आपका ज़बरदस्ती जो है टाइम, मतलब उसके साथ में क्या है कि वो और भी भाषाएं रख लेगा जिसकी आप ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके उसमें पड़ा हुआ है। ट्रायल वेयर है, कई आते हैं ऐप्स आती हैं, कह रहे 30 दिन के लिए फ्री है, 1 हफ्ते के लिए फ्री है, फिर उसके बाद वो फ्री तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो उसी में पड़े रहते हैं, डिवाइस की मेमोरी, स्टोरेज, बैटरी सब चूसते रहते हैं, ठीक। एडवेयर हैं, कई सारे आप लोगों ने गेम वेम कभी डाउनलोड किए होंगे, ज़बरदस्ती के कहेंगे या तो भैया वीडियो देख लो ऐड का, नहीं तो जो है पैसे दे दो, इस टाइप के एडवेयर वाले आते हैं। तो ये वाले ऐप भी खतरनाक होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर हमने लगातार कई सारे जो है टॉपिक पढ़े भी हैं। रशिया ने फाइनली इन्वेट कर दिया, मुझे मालूम है, आप लोगों को मालूम है सबको, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल नहीं है। हम जब वहाँ पे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसका जो है उसको समेकित करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो डोंट थिंक कि सर आप तो 2 दिन बाद बता रहे हो यार, क्या यार, ठीक है ना। तो उस केस में बता दे रहा हूँ, वी आर नॉट ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। हम यहाँ पे न्यूज़ चैनल नहीं चलाते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो सब वाले काम नहीं है। हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीज़ें हैं, जिस पे आपका ध्यान देना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, वी ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। तो उसके लिए हम फैक्ट्स और ये सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठा करके आप समेकित करके आपके सामने लाते हैं। रशिया ने यूक्रेन को जो है इन्वेट कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, और इसको स्पेशल ऑपरेशंस बोला भाई ने, ठीक। यूक्रेन के नॉर्थ से जो है आपका चेर्नोबिल के रास्ते से क्यू पे आज वो पहुंच गए हैं, और जो है बेलारूस के जरिए गए, और आपका ईस्ट में तो भाई साहब ये रशिया खुद ही बैठा ही हुआ है, और साउथ से आपका जो है क्रीमिया के थ्रू इन्होंने किया, तो 3 तरफ से कर दिया। और मतलब यूक्रेन पता नहीं जिनके दम पे उछल रहा था, उन्होंने सबने अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए। सैंक्शन वैंक्शन की बातें हो रही हैं, लेकिन सैंक्शन मैंने आप लोग पहले बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं जो है इफेक्टिव हो रहे हैं इस समय। उससे कई सारे कारण भी हैं, कई सारे नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है सैंक्शन को इनइफेक्टिव बनाने के लिए। उसके लिए मैं अलग से आप लोग को एक वीडियो दूंगा, छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें खाली मुद्दे की बात हो, ठीक। एक शॉर्ट बना दूंगा। तो ये चीज़ है। रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू ये है कि यूक्रेन जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक। और आपको मालूम है रशिया किस टाइप से कम्युनिज्म में उस पर काम करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 4 करोड़ की जनता है, और 4.44 मिलियन है पीपल हैं, और 1000 साल की इनकी हिस्ट्री है। ये बिगेस्ट कंट्री है यूरोप में, रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। लेकिन रशिया भी तो यार सब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज। यहाँ पे एरिया का कोई गेम नहीं है कि विस्तारवादी नीतियां हैं रशिया की, यार उसके बाद जगह की कोई कमी थोड़ी ना है, ठीक। हाँ ये जरूर है कि वो ज़्यादातर जो जगह उनके पास है एरिया है वो इनहेबिटेबल है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे रह नहीं सकते। साइबेरिया एरिया कितनी ठंडी पड़ती है, -50 तक पहुँच जाता है। खैर, तो यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंस जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन, तब यूक्रेन ने कहा था कि हाँ हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और उन्होंने फिर बाद में कहा था कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। इस पे जो है खटक गई पुतिन जी की जो है नज़रें इनके ऊपर, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है एक तो अलग हो गया हमसे, ठीक। वहाँ पे कई सारे प्रो रशियन भी थे, एथनिकली भी सेम है हमारे जैसे, और अब जो है हमको चढ़ाने के लिए बार बार जो है नाटो को ज्वाइन कर लेंगे, हमारे जो दुश्मन है यूएसए को, और जो है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेंगे। जो रशिया से 40% यूरोप की कंट्रियों को जो टोटल डिमांड है गैस की, अपने यहाँ कोई ठंडी जगह है तो गर्म करने के लिए उनको गैस ऑयल इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें से 40% तो रशिया से आता है, और ये इसमें सबसे बड़ी जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होते हुए गुजरती है। तो नाटो आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चोक वोक कर सकते हैं, आगे जाके इकनॉमी को भी ख़राब कर सकते हैं रशिया की। तो ये भी एक रीज़न था। एक नॉर्ड करके एक जो है उनकी पाइपलाइन है रशिया की, उसको भी खतरा था, जो कि जर्मनी तक जा रही है। तो इन सब के चक्कर में रशिया की, और एक तो यूक्रेन सबसे बड़ी बात, एक बफर स्टेट है, मैंने कई बार आप लोग बताया, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है, ठीक। ऑल्दो देयर इज अ नो कंपैरिजन बिटवीन यूक्रेन एंड नेपाल, यूक्रेन इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर देन नेपाल, बट जस्ट इन केस कि मतलब रिलेट करके बता रहा हूँ। और इसमें व्लादिमीर पुतिन ने जो है कहा कि हमारे एनिमी बना रहे हैं, वेस्ट का पपेट है,
और ये नाज़ीकरण हो रहा है यूक्रेन का, न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है फिर से। हालांकि जब आपको ये पता होना चाहिए कि जब सोवियत संघ से अलग हुआ था यूक्रेन के पास में 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब थे, और उन्होंने 1994 में जो है सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है हटा दिया था, डीन्यूक्लियराइज कर दिया था अपने आप को। ठीक, तो पपेट है, 30 कंट्रियों के अलायंस को ज्वाइन करके जो है ये न्यूट्रल स्टेट रह नहीं जाएगा, इसकी मिलिट्राइज करके ये रशिया के खिलाफ यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए हमें मजबूरी थी, तो हम जो है हमें ये करना पड़ गया है। और अभी तो उन्होंने कहा भी है कि भाई जो आर्मी वाले हैं वो अपनी सरकार बना लें या हमसे समझौता करो, बात करो बैठ के। ठीक, अब रशिया ने अपना काम तो कर लिया है यार, कैपिटल में बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं यार। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और रशियन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने अर्ज भी किया था भाई प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट से कि भैया हमें नाटो ज्वाइन करा दो। इन सब से जो है खटक रही थी रशिया की, इसने अटैक कर दिया है। बट वाई डू रशिया केयर सो मच अबाउट यूक्रेन? देखिए, रशिया और वेस्ट दोनों यूक्रेन को एक पोटेंशियल बफर जोन मानते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। रशिया ये समझता है कि यूक्रेन हमारे प्राकृतिक रूप से स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में का हिस्सा है। ठीक, और वैसे भी पुतिन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर आप कोई चीज़ हिस्ट्री में जाके बदलना चाहे तो क्या होगा, तो उसने कहा था सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, और इसका अगर कोई ताज है तो वो यूक्रेन है। वो ऐसा बोलते भी हैं कि आज अगर इसको कोई ताज बनाऊँ मैं तो वो यूक्रेन को बनाऊँगा। तो आज जो है उन्होंने वो काम कर दिया इधर। और जब से इंडिपेंडेंस यूक्रेन को मिली थी तब से जो है रशिया वालों को ये खटक रहा था, जो कि अब उन्होंने एक तरीके से मिला ही लिया है, समझ लो अपने में। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करके जो क्वेश्चंस पूछें उसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये आपका अपना चैनल है, मार्केटिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी रियल वेल्थ जो है वो आप लोग हो, आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, मेरा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, आप लोग का मोटिवेशन मेरे लिए है। और आप सब हमारी एक टीम का हिस्सा हो, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस की टीम का। तो अपना भी जो है ज़रूर एफर्ट लगाते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।